खेला बंगाल में हुआ, लेकिन असर पूरे देश पर होने वाला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे देश में भविष्य की सियासत की दिशा और दशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। इन नतीजों ने सबसे बड़ा संदेश या कहें कि सबक बीजेपी को दिया है। भारत विजय के लिए निकले बीजेपी के अश्वमेध के घोड़े को बंगाल में ममता दीदी ने बखूबी रोक दिया है। चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी बीजेपी को फिलहाल अपनी हार की वजह समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि जब संवेदनाओं के ऊपर समीकरणों को तरजीह दी जाती है तब कहीं ना कहीं हकीकत से कटाव पैदा हो जाता है, और ऐसा ही कुछ बीजेपी के साथ भी हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी देश में कैंपेनर के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन उन पर अति निर्भरता के चलते राज्यों में बीजेपी की लीडरशिप कमजोर होती गई है। बंगाल की ही बात करें तो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी किसी चेहरे को सामने नहीं रख पाई। नरेंद्र मोदी निसंदेह एक बहुत बड़ा चेहरा है भाजपा के लिए, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ पे स्थानीय समीकरण काम करते हैं और परिपाटी कुछ यूँ बन गई है कि पार्टीज़ को अपना चेहरा मुख्यमंत्री पद का घोषित करना पड़ता है, जो भाजपा नहीं कर पाई। इसका उसको नुकसान हुआ। दूसरी बात, इस परिणाम ने बंगाल के विपक्षी दलों के लिए प्राणवायु का काम किया है। उसको लगता है कि जो शक्तिमान सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसको कहीं ना कहीं आप चैलेंज कर सकते हैं अगले लोकसभा चुनाव में। वहीं मुद्दों की बात की जाए तो इन चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं भारी पड़ी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर यह मुद्दा भारी पड़ गया। इन चुनावों में दलबद्दू उम्मीदवारों को भी जनता ने जमकर नकारा। पार्टी बदलकर आए ज्यादातर प्रत्याशी चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश की बात करें तो दमोह उपचुनाव में भी यही हुआ, जहां बीजेपी राहुल लोधी के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के कारण को नहीं समझा पाई, और तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी दमोह का दंगल नहीं जीत पाई। कुल मिलाकर ये नतीजे बताते हैं बीजेपी को अपने फॉर्मूले पर एक बार फिर सोचना होगा। ये भी तय है कि अब राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की घेराबंदी तेज होगी और खासतौर पर क्षेत्रीय दल इकट्ठा होकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी के सामने मजबूती से खड़ा होने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा इस बार बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण, जिस पर कोरोना के पेंडेमिक के संकट के बीच पहले इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और विवाद भी हुए और आरोप भी लगे कि चुनाव ज़रूरी है कि कोरोना से निपटना ज़रूरी है। चुनाव हो गए, लेकिन जैसा सबका इंटरेस्ट है कि आखिर नतीजा क्या होता है, नतीजा भी सामने आया। नतीजा आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि इसको ये कहा जाए कि ये बिल्कुल, ख़ासतौर से पश्चिम बंगाल की बात करें, कि परिणाम अप्रत्याशित है। एग्जिट पोल ने पहले ही ये बात कह दी थी कि ये तीसरी बार भी बंगाल जाएगा तृणमूल के खाते में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन के मोड पर आगे बढ़ी है, और ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप सफल होते चलते हैं तब तक आप अपनी रणनीति के मेरिट और डीमेरिट्स पर बहुत विचार नहीं करते हैं, क्योंकि सफलता अपने आप में सबसे बड़ा समीकरण है और उसके आगे सबकी बातें फीकी ही पड़ जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तथाकथित पराजय की ये है कि ये आपको आत्मनिरीक्षण की तरफ ले जाती है और आप उन चीज़ों पर भी विचार करते हैं। हालांकि आत्मनिरीक्षण कितना सच्चा है ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन बीजेपी के लिए जो समीक्षकों की तरफ से एक बात सामने आई है, इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का एक ऐसा चेहरा है जिसकी काट देश के समूचे विपक्ष के पास नहीं है। और ये बात खुद दीदी यानी ममता बनर्जी के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मानते हैं। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला या कोई जवाब अपोजिशन के पास नहीं है। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर 10% वोट का अंतर पश्चिम बंगाल में क्यों रहा। तृणमूल कांग्रेस के 48% और बीजेपी के करीब 38%। 38% छोटा वोट बैंक नहीं है, बहुत मजबूत वोट बैंक है।
लेकिन इसके पीछे कारण जो है वो यही है, जिस पर हमने एक दिन पहले भी नतीजों के समय भी बात की कि 80 और 90 के दशक में कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे नेताओं ने मध्य प्रदेश में नर्सरी नेताओं की तैयार की, जिसमें खुद मौजूदा मुख्यमंत्री चौथी बार के शिवराज जी, कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, कमल पटेल, अजय बिश्नोई, ये सारे वो नेता हैं जो 30 और 35 के बीच राजनीति में या संगठन में या केंद्रीय संगठन में वेल प्लेस्ड थे, यानी इनके मन में कोई मलाल नहीं था। देखिए, राजनीति में यह भी बहुत आवश्यक चीज है। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी सफलता की जिस राह पे निकली है, वहां निश्चित तौर पर कुशाभाऊ ठाकरे की कमी है, प्यारेलाल खंडेलवाल की कमी है और बीजेपी के आकांक्षी कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी, जिसे आप चौथी पीढ़ी कह सकते हैं, वो पीढ़ी 50 पार कर चुकी है या करने की दहलीज पर है और अभी तक अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानती। राज्यों में जो लीडरशिप है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, मध्य प्रदेश में मजबूत नेता, चौथी बार के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह 3 बार के रह चुके मुख्यमंत्री। लेकिन आप उत्तराखंड चलें, आप हरियाणा चलें, आप महाराष्ट्र चलें, आप आसाम भी चलें, आप त्रिपुरा भी चलें और आप दक्षिण में भी चलें, तो कर्नाटक में हमने सबने देखा कि आपको किस उम्रदराज नेता पर भरोसा करना पड़ा। कर्नाटक में आपकी लीडरशिप, केरल में आपकी लीडरशिप, बंगाल में आपकी लीडरशिप, क्या इस पर काम नहीं हो रहा है? क्या संगठन के शिल्पी नहीं है? और दूसरा, दूसरी पार्टियों से आने वाले जो नेता हैं, क्या इन नेताओं के साथ इनकी एक बढ़िया नीति बनाकर बीजेपी को नहीं चलना होगा? आखिर अब राहुल लोधी जी का, माफ कीजिएगा, बीजेपी में क्या उपयोग होगा, ये एक बड़ा सवाल है। या इमरती देवी बीजेपी में क्या कर रही हैं? ये प्रश्न ऐसे हैं कि आप तात्कालिकता में इनको छोड़ नहीं सकते। बड़े सवाल हैं सर। आज हम कोशिश करेंगे संजीदगी से बात करने की। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, पूर्व कैबिनेट दर्जा प्राप्त निगम मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर टीवी पैनलिस्ट है। डॉक्टर वाजपेयी, आपका स्वागत है। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर वाजपेयी, एक टिप्पणी आपकी, क्योंकि हम आपको एक चिंतक की तरह भी, जैसे मैं राकेश जी का इसलिए बड़ा आदर करता हूं, मैं आपका भी इसीलिए सम्मान करता हूं कि आप दोनों राजनीतिक शास्त्र के विनम्र विद्यार्थी के तौर पर अपनी टिप्पणियां भी सम्यक और गंभीरता से करते हैं। किस तरह आप देखते हैं संगठन के शिल्पी न होना बीजेपी की एक चुनौती, बड़ी चुनौती? देखिए शरद जी, मुझे एक तो ऐसा नहीं लगता कि संगठन के शिल्पी नहीं है। ये बात सच है कि हम बंगाल में 3 से 73 हुए और 3 से 73 इसीलिए हुए और 4% से 40% वोट इसीलिए बढ़ा कि कहीं ना कहीं संगठन पर काम हुआ होगा, क्योंकि बूथ पर यदि काम नहीं होता तो ऐसे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं शरद जी। हाँ, लेकिन 73 से 150 की यात्रा नहीं हो पाई, ये बात सच है जी। तो 73 से 150 की यात्रा के संदर्भ में जो काम होने थे, मुझे लगता है उन पर अब विचार संगठन करेगा कि भाई ऐसे कौन से हमसे कमी रह गई या हम लोग उन कॉर्नर्स को इवेल्युएट नहीं कर पाए या कोई दूसरे और फैक्टर रह गए जो करेक्टेबल फैक्टर थे। देखिए, बहुत सारे फैक्टर एकदम से करेक्टेबल नहीं भी होते हैं शरद जी, क्योंकि वो राज्य हमारे लिए नया राज्य है। आपको पता है, वो राज्य ऐसा राज्य है जहां पर नेशनल पार्टीज का कोई स्थान नहीं, मतलब कांग्रेस तो साफ ही है, आपको पता ही है। और पिछली बार तो फिर भी 40 सीटें लेफ्ट और इन लोगों की थी, इस बार 0 के लगभग है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उसकी तासीर जो है उस राज्य की बहुत अलग है। तो यहाँ से बैठ के उसको असेस करना बहुत कठिन काम है। तो मेरा मानना यह है कि हर जगह की जो सोशियो पॉलिटिकल इक्वेशंस होती हैं, जरूरी नहीं है कि हम पहली बार में ही 2/3 बहुमत लेकर आ जाएं 0 से, क्योंकि 3 सीटों से 73 का सफर मतलब 0 से ही 73 का सफर मान सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा स्पेस देना चाहिए और सत्ता प्राप्ति को लेकर बहुत ग्रीडीनेस होना जरूरी नहीं है। अब आपके सवाल का जवाब शायद मिलता होगा। बिल्कुल मिला, जवाब मिला जी। तो मुझे ऐसा लगता है उसकी बजाय जो आपने प्रश्न उठाया है कि संगठन का यदि विस्तार करेंगे तो हमारी ग्रोथ पिरामिडल होगी, और शायद यही गलती कांग्रेस से हुई थी। मैं आज भी डॉक्टर विजय सहस्त्रबुद्धे का वो
भाषण याद करता हूँ शरद जी, जो पहला भाषण था, वो कहते हैं कि देखिए कांच के मर्तबान की तरह होती है सफलता, और आपने जरा सी भी गलती करी तो आप सोचिए 125 साल पुरानी पार्टी यदि नेता प्रतिपक्ष ना बना पाए इस स्थिति में जा सकती है, तो हम लोग तो जुम्मा जुम्मा 80-82 वाले ही लोग हैं साहब। तो मैं विनय जी की उस बात को लेके चलता हूं, तो मुझे लगता है कि सत्ता से पहले संगठन पर काम होना चाहिए, और सत्ताएं तो आती जाती रहेंगी। यदि हमारा संगठन बूथ तक मजबूत रहेगा तो मान के चलिए कि ये सफर आसान रहेगा। एजेंडा सेट हो गया है। चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, 80 के दशक में जब ये नारा 70 और 80 के दशक में आया तो इसकी आलोचना भी हुई कि भाई ये क्या हो गया है ना। आज कुछ बीजेपी के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वही नारा रिप्लिका हो गया, क्योंकि बीजेपी का एक कल्चर और बीजेपी की एक बात, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी में भी दो बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का ऑरा इतना बड़ा हो गया है कि बाकी नेताओं का ऑरा उसके पीछे है। आपने बड़ी कीमत भी चुकाई है इसकी, जिसकी तरफ डॉक्टर वाजपेयी ने भी इशारा किया कि संगठन जब पीछे चला जाता है और कोई बहुत बड़ा चेहरा जो पार्टी के रेस्क्यू के लिए इतना बड़ा हो जाता है कि ऐसे नारे आ जाते हैं, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, तो फिर संगठन उसी में समा जाता है या संगठन का महत्व गौण हो जाता है। कांग्रेस ने बड़ी कीमत चुकाई है। क्या सबक अब, क्योंकि आपके लिए ये 5 राज्यों के नतीजे और ज्यादा गहरे आत्मनिरीक्षण का विषय हैं आपके लिए, क्योंकि आप अपने कुछ छोटे राज्यों में, अगर मैं असम को छोटा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वहां भी आप नहीं सफल, और पुडुचेरी जैसे छोटे राज्य में जहां आपकी ताकत बहुत अच्छी रही है वहां भी नहीं। पश्चिम बंगाल तो हम मान लेते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था दीदी शरणम गच्छामी के अलावा, लेकिन केरल ने निराश किया है। किस तरह देखते हैं आप संगठन की महत्ता और बड़े नेताओं के व्यक्तित्व में विलीन ना हो जाए संगठन? शरद जी, आपने बात उठाई है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जी, और आदरणीय वाजपेयी साहब ने जिक्र किया है कि हमें तो अभी जुमे 80-82 में आए हैं हम लोग, तो 2 से हम 350 हो गए। मैं ख्याल कराना चाहता हूँ कि जनसंघ 1956 में 55 में बन गया जी, और लगातार चुनाव लड़ता रहा। अब ये दुर्भाग्य था जनसंघ का, दुर्भाग्य था भारतीय जनता पार्टी का, और लोकतंत्र में जनता ने उस राजनीतिक दल को इस लायक नहीं समझा अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहले कि उसको देश की सत्ता सौंपी जाए। तो इसमें दुर्भाग्य में भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ का और उसकी विचारधारा का मानता हूँ। सौभाग्य मानता हूँ कांग्रेस का कि जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और ऐसे तमाम नेता पैदा हुए जिन्होंने अपने बलबूते पर कांग्रेस को जिंदा रखा। इंडिया इज इंदिरा तब कहा गया जब इंदिरा जी ने नाम किया था 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाकर बांग्लादेश को आजाद करा, तो वो इसके काबिल थी। बस ये जज्बा कांग्रेस का जो खत्म हो रहा है उसके पीछे कारण ये है कि हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है, हम मानते हैं इस बात। लेकिन जो दौर इंदिरा जी का चला, जो दौर नेहरू जी का चला, आज वो दौर चलाने की कोशिश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल का जो रिजल्ट आया, कांग्रेस का हश्र जो हुआ वो हम सभी देख रहे हैं, और कांग्रेस उस पर पुनर्विचार करेगी, मंथन करेगी और कैसे फिर से अपने पांव जमाए। आसाम में, पुडुचेरी में, पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में तो खैर अच्छी पोजीशन में आई हम लोग, और केरल में तो बीजेपी भी बड़ी मंसूबे रखती थी हमेशा, लेकिन वहां भी वो सफल नहीं हुए, ना के बराबर रहे। लेकिन मैं मूल बात पे आना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था वो अब जैसे कह रहे हैं कि हमारे राज्य का, हमारा नेतृत्व वहां अभी शुरू हुआ है, कमजोर है और वहां हम 3 से 73 हो गए। मेरे भाई पूरा चुनाव आप बोल रहे हैं वाजपेयी जी, मैं शांत हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, बोलिए चौधरी साहब, बोलिए। मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि वो चुनाव लड़ा गया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व, और उनका चेहरा सामने था। लोगों ने देखा कि जहाँ कोरोना से, महामारी से लोग भयभीत थे, वही जाके इन लोगों ने। जी बोलिए चौधरी साहब, बोलिए। देखिए, आपने प्रश्न पूछा रसायन का, आप जवाब दे रहे हैं भौतिकी का। नहीं, ठीक है
ये अधिकार तो आप दोनों का सर्वाधिकार सुरक्षित है। जी जी चौधरी साहब, आपका पूरा जवाब दे दिया, मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए चौधरी साहब, बोलिए जी। अब मूल बात ये है कि पश्चिम बंगाल में और कांग्रेस कहाँ कमजोर हुई? बेशक कांग्रेस कमजोर हुई है। अब लोग ये जवाब दे रहे हैं कि साहब कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस बधाई दे रही है। बधाई आज हम इसलिए दे रहे हैं कि पूरा देश बीजेपी के अगेंस्ट है, और चाहिए समय है ये कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल हो, एकजुट होने की आवश्यकता है, और कोई भी जीत के आए। मुझे ये समझ में नहीं आया जी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कौन सा फायदा होगा। चलिए, ये आपने एक सवाल खड़ा किया चौधरी साहब। एक सवाल तो आपका ये है कि कांग्रेस शून्य हो गई, जो आपने जवाब भी दिया कि कांग्रेस में जब तक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप परिदृश्य पर रहते हैं, आप लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं तुलना नहीं करता, और बड़े नेताओं की तुलना करने का अर्थ भी नहीं है। आज हम अटल जी की या नरेंद्र मोदी जी की तुलना नहीं कर सकते, इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री या नेहरू जी की तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन नेताओं का अपना महत्व है जो एक के बाद एक निकल कर चले आते हैं। संदीप जी, बड़ा सवाल ये है कि प्रमोद महाजन जी 2003 की इलेक्शन मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी के सामने बहुत सहज तरीके से पहुंचते हैं और कहते हैं कि मध्य प्रदेश के एक बड़े सीनियर लीडर का टिकट कटने वाला है और कहा जा रहा है जीत नहीं सकते हैं। बाबूलाल गौर जी की बात हो रही है। तो अटल जी अपने खास अंदाज में एक ठहाका लगाते हैं, तो पूछ लिया जाए उनसे जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो उस मीटिंग में ये भी दावा किया जाता है कि अटल जी को उनको ले आया जाता है गौर साहब को। गौर साहब कहते हैं साहब मैं तो पिछले मार्जिन से रिकॉर्ड बना के जीतूंगा। ये मेरा आपसे प्रश्न करने का ये अर्थ है कि क्या बीजेपी की ये प्रणाली अभी भी उतनी सहज है या इसमें कुछ ऐसी जटिलताएं, मैं नहीं कहता इसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं या अमित शाह जी जिम्मेदार हैं, लेकिन आप जब आगे बढ़ते हैं जीत के तरीके में तो पार्टी का तौर तरीका भी बदलता है। आज क्या कार्यकर्ता इतना सहज है कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी तुरंत प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं या अमित शाह जी से मिल सकते हैं या देश का कोई भी कार्यकर्ता और अपने मन की बात बहुत हंसते हुए सहज रूप से कह सकता है? क्या ये एक अंतर है बीजेपी में? जी संदीप जी। शरद जी, जब भी कोई राजनीतिक दल बड़ा होता है, वो सत्ता में उसकी हिस्सेदारी बढ़ती है, तो आप ये तय मानिए कि उस संगठन की, उस सत्ता से जुड़े लोगों की कार्यकर्ता से दूरी बढ़ती जाती है। ये सर्वविदित है और दिखता भी है ये जी। इन दिनों बीजेपी के साथ भी लगभग वैसी स्थिति है। पहले जो कार्यकर्ता सीधा नेताओं से मिल लेता था, नेता के सामने जाके अपनी बात कह लेता था, वो बात अब उतनी आसान नहीं रही, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आ चुकी है और देश के बड़े हिस्से में है वो। राजनीतिक दलों का चरित्र हमेशा से ये रहा है कि जो भी सत्ता में आ जाता है वो कार्यकर्ता से दूर हो जाता है। आप चाहे कांग्रेस का दौर देखें तो कांग्रेस के काल में बड़ा मुश्किल हो जाता था जब वो देश की सत्ता में थी और राज्यों में थी कि उससे कार्यकर्ता आसानी से मिल सके। मुझे लगता है कि बीजेपी की लगभग वही स्थिति हो चली है। इसलिए अब जरूरत इस बात की हो गई है कि बीजेपी को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि पहले संगठन बीजेपी का ऐसा था कि कार्यकर्ता के लिए दरवाजा खुला होता था। अब मुझे लगता है कि सत्ता के दरवाजे कार्यकर्ता के लिए खुले रहते हैं। तो जरूरी इस बात की जरूरत हो गई है कि बीजेपी अपने को पुराने तौर तरीके में रखे। अगर वो कांग्रेस के अंदाज में पढ़ी तो आप ये तय मान के चलिए कि जो हाल कांग्रेस का हुआ है, कार्यकर्ता और संगठन और नेताओं के बीच दूरी बढ़ी, वही बीजेपी में हो सकती है। इसलिए बंगाल के चुनाव को हमें दूसरे तरह से भी देखना होगा कि वहां दल बदल करने वालों को पार्टी ने बहुत प्रोत्साहित किया। जी, इसी में मेरा सप्लीमेंट्री सवाल जो मैंने किया संदीप जी, जो मेरा सप्लीमेंट्री सवाल भी था कि अब राहुल लोधी जी का या इमरती देवी जी का या ऐसे लोगों का क्या होगा? आप लेकर आ रहे हैं, जब तक उनका पुनर्वास बेहतर तरीके से रहता है वो पार्टी के लिए भी उनकी उपयोगिता निर्विवाद है, लेकिन ये भी एक बड़ा है कि आप एक तरफ आपके पास परंपरा से आने वाले वाजपेयी जी जैसे कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल परंपरा से आपके साथ चल रहे खाटी डीएनए वाले कार्यकर्ता हैं, और एक वो है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ थे। इस पर भी थोड़ी रोशनी संक्षेप में। जी देखिए शरद जी, आपको दमोह वाली जो आपने बात चाहे इमरती वाली कही चाहे राहुल लोधी वाली, आपको ये समझना होगा कि कार्यकर्ता में किस तरह की निराशा होती है।
ठीक है, सत्ता पाने के लिए आप दल बदल करने वालों को ला सकते हैं, लेकिन जो आपका डीएनए वाला, जैसे आपने वाजपेयी जी की तुलना की, कितने दिन आप उपेक्षा करेंगे उस कार्यकर्ता विरोध नहीं करेगा, ये बीजेपी की खूबी है, लेकिन वो घर बैठ जाएगा। और दमोह का नतीजा जो है वो भी एक सबक है बीजेपी के लिए कि अगर आपने कार्यकर्ता की उपेक्षा की तो वो घर बैठ जाएगा, और घर बैठेगा तो आप मैदान से बाहर हो जाएंगे, और दमोह में ऐसा ही कुछ हुआ है। तो क्या आप कहीं, माफ़ कीजिएगा मेरा इंटरप्रिटेशन अगर कुछ अलग हो, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि दमोह में जिस तरफ इशारा किया गया है कि गड़बड़ हुई है, तो ये कार्यकर्ता की गड़बड़ है, किसी व्यक्ति की भी होगी, लेकिन ये उससे अधिक विद्रोह, कार्यकर्ता का विद्रोह है दमोह में? शरद जी, मैं गया हूं दमोह, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो बड़े नेता हैं जिनके नाम आ रहे हैं वो तो घर में बैठ गए थे, और जब बड़ा नेता घर में बैठ जाता है तो कार्यकर्ता तक संदेश जाता है, और कार्यकर्ता पार्टी के और सरकार के फैसले से कुछ नहीं था, तो वो शांत रह गया। और शांत जब वो रहा तो आपको शहरी मतदाता का जो प्रतिशत है अगर गिरा है, तो वही मतदाता वोट डालने नहीं गया जो बीजेपी का कोर वोटर था। चलिए, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आखिर वो संगठन, आपके यहाँ एक समय ऐसा था कि प्रदेश अध्यक्ष आपके यहाँ भी बड़ी मजबूती से काम करता था और मुख्यमंत्री के ऑरा का बाकायदे मुकाबला करता था। वो यही बीजेपी में परंपरा रही है कि सत्ता में अगर पार्टी है, और ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर आप सत्ता केंद्रित होते चले जा रहे हैं, तो सत्ता केंद्र की जो धुरी है जिससे आप सत्ता में आते हैं कार्यकर्ता, अगर आप उसे ही छोड़ रहे हैं तो फिर आप सत्ता में कैसे आएंगे? और आप एक, मैं कहता हूं, एक सबक भी है बीजेपी के लिए कि आपके यहाँ धीरे धीरे लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, वर्किंग बदलती गई, कॉरपोरेट भी होती गई, नेताओं से मिलने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या कम होती गई, ये सारी चीजें आज आपको काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति में ले पाई। बीजेपी को इससे सबक शायद लेना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ताओं के दम पे ही दमोह का चुनाव जीता। मैं तो वहां शरद जी था करीब 10-12 दिन, और मैंने देखा कि कितना उत्साह था। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो ये कह रहा था कि पिछला चुनाव मैंने राहुल लोधी को अपने घर के पैसे खर्च करके चुनाव जिताया कांग्रेस, वो राहुल लोधी आज पैसे में बिक गए और सत्ता के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए। दूसरी तरफ मैं एक बात दूसरी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ा और आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत मेहनत की, जिसका ये परिणाम आया। आप भारतीय जनता पार्टी की बात पर भी मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, जगदीश भाई ने जो बात बताई। देखिए, बीजेपी में एक तरीके से उन मठाधीशों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, चाहे विक्रम वर्मा हो, हिम्मत कोठारी हो, डॉक्टर गौरीशंकर तेजवार हो, अजय बिश्नोई हो, राजेश शुक्ला जी हो, और इस दमोह में आदरणीय जयंत मलैया था। ये 83 के एंटर हुए राजनेता हैं जो लोगों की आंख में खटक रहे हैं आज प्रदेश में भाजपा में, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के कैलिबर रखने वाला। सभी राजनीतिक दलों में ये बातें नहीं दिखती हैं आपको? ये तो एक अनिवार्य बुराई जैसी चीज नहीं है? ये प्रतिस्पर्धा क्या खत्म होगी चौधरी साहब हर पार्टी में? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी मंत्री राज्य का ये कहे कि हम जयचंदों की वजह से हार गए। आज आपको जयंत मलैया जयचंद दिख रहे हैं। मुझे तो उस पार्टी पे तरस आता है, उसके कार्यकर्ता पे तरस आता है कि जिस कार्यकर्ता का मंत्री जो है ये अपमान करे कि ये जयचंद है हमारे लोग। इससे बड़ा अपमान कार्यकर्ता का और भारतीय जनता पार्टी में कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर वाजपेयी, देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि हमारी सबकी सदस्यता का बहुत कुशलता के साथ चौधरी साहब उपयोग कर रहे हैं बीजेपी बैशिंग में। ये भी कारण हो सकता है कि उनको चूंकि कांग्रेस से कोई उम्मीद ही नहीं होगी, या अभी कांग्रेस से उनको उम्मीद है तो वो इस चक्कर में नहीं बोल रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। दोनों हो सकते हैं, बट वो मेरे सीनियर है तो मैं चाहूंगा कि ही मस्ट हैव हिज लिबर्टी। मेरी दमोह की सद्भावना है वाजपेयी जी, और मुझे मालूम है, मैं कदर करता हूँ आप जैसे कार्यकर्ता। जी थैंक यू सर। लेकिन दमोह की बात सर बड़ी ओपन किताब है। पौराणिक साहब खुद होके आए हैं, आपने बताया, शरद जी आप जानते हैं, चौधरी साहब भी बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए साहब, कांग्रेस की दमोह की कांग्रेस या सागर की कांग्रेस या आसपास की कांग्रेस में सर 3 पुश्तें मिलकर 20,000 के आसपास के मार्जिन से नहीं जीत सकती। मेरी बात मानिए आप 47 से लेके अभी तक के सारे चुनाव उठाकर देख लीजिए। ये जो मैंडेट है ना, ये मैंडेट किसी कारण की वजह से, और उसका सबसे बड़ा कारण है
साहब हम भाजपा से हारी है। बिल्कुल सही बात है कि लोधी जी बाहर से आए थे, बिल्कुल सही बात है कि उनको ही चुनाव लड़ना था, ठीक है, लेकिन साहब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सरकार ही जिन लोगों की वजह से बनी है। देखिए, आप बिटिया को किसी के घर पे ब्याह के लाते हो शरद जी, तो आपको कुछ समय तक उसको स्पेशल स्टेटस देना होता है। तो जो बहू होती है, थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि वो बहू अपने स्नेह से, और जब आप थोड़ा सा उसको स्पेस देते हैं, तो एक दिन उस घर पे माँ के रूप में राज करती है। तो हर माँ बहू बन के आती है साहब, ये ध्यान रखना। हर माँ बहू बन के आई हुई होती है, और उसको उसके जिस घर में वो जाती है, उस घर के लोग उसको इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, स्पेस देते हैं, तब वो बहू से माँ का सफर तय करती है। तो मुझे लगता है वो स्पेस दी जानी चाहिए, उसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। जो लोग हमारे पास 22-25 लोग जो हमारे पास बाहर से आए हैं, जिनको बार बार आप कहते हैं, तो यस, वी वांट टू गिव देम स्पेस, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और ये स्पेस देने के बाद धीरे धीरे जो अमलगमेशन की प्रोसेस है, हाँ, वो स्मूथ होनी चाहिए। कई जगह होगी, कई जगह नहीं हो पाएगी, तो इसकी चिंता वरिष्ठ नेताओं को करनी है। और मैं फिर कह दूं सर, दमोह का रिजल्ट भाजपा से हारी है, इस बात का है जो हमारे सभी नेताओं के संज्ञान में है। कमलनाथ जी और कांग्रेस, कमलनाथ जी 2 बार 3 बार तो गए शरद जी, आप भी जानते हो, उनसे ज्यादा बार तो शिवराज जी होके आए हैं। तो मेहनत की यदि बात करोगे तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज जी को कमलनाथ जी बीट कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर बात वाजपेयी, में तो सब लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर आपकी थ्योरी तो कारण कुछ और है, मतलब जी, आपकी थ्योरी से मैं सहमत हूं, तो ये भी बहुत चिंता की बात है बीजेपी के लिए, है ना? क्योंकि आज एक दमोह है। 2018 में भी ये बात कही गई थी कि बीजेपी ने ही बीजेपी को पीछे छोड़ा, और एक दमोह अगर मल्टीप्लाई कर गया तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। शरद जी, यदि प्रदेश की जनता ये कह रही है कि हमको कांग्रेस से नहीं मतलब है, लेकिन हम आपकी इन बातों से हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई वो हमसे प्यार करती है, तभी तो नफरत कर रही है ना, या ये बात कह रही है। तो वो जो कैडर है, उसमें हमको एक्शन लेने की जरूरत है, और हमारे नेता समझेंगे इस बात को। और मैं बिल्कुल चौधरी साहब की उस बात से सहमत हूँ कि ये समय अपने कार्यकर्ताओं को भी कटु बात कहने का नहीं है। और यही कारण है कि आपने शिवराज जी की ओर से, या वी डी शर्मा जी की ओर से, या सुहास जी भगत है, हमारे हितानंद शर्मा जी, सबने मेहनत करी साहब, और कमी हम में ही रह गई है। और हम फिर मैं रिपीट कर दूं शरद जी, 20,000 के आसपास से हारना ये कांग्रेस की हराने का बूता नहीं है साहब, ये हमारे ही कहीं ना कहीं हम लोग मोटिवेशन पर, कोई भी रीजन है, मैं उनको बहुत नहीं चाहता, इस पटल की चर्चा का वो विषय नहीं है। जी, और हम उसको ओवरकम करेंगे। मैं ये बंसल न्यूज़ के माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूं, हम करेंगे इसको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, शुक्रिया चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब, बहुत शुक्रिया संदीप पौराणिक जी। सबक बहुत साफ हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से डॉक्टर वाजपेयी ने काफ़ी अपनी मर्यादा के भीतर कुछ बातों को जो रखने की कोशिश की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहीं से संगठन के उन शिल्पियों की भूमिका शुरू होती है, जिनमें वी डी शर्मा जी बहुत अहम हैं, कि आप अपने कार्यकर्ता को भी सुने, उन कार्यकर्ताओं को जिनको आपने 1 साल पहले भी समझाया कि नहीं साहब, एक बड़ा फैसला है, ये 22 लोग आए हैं, इनको हमें ठीक से समायोजित करना है। राहुल लोधी जी आए तब भी कार्यकर्ता से यही कहा गया, लेकिन आपके पास एक क्लियर नैरेटिव होना चाहिए, आपके पास अपनी बात कहने का एक बड़ा मजबूत मसला होना चाहिए, राहुल लोधी के लिए भी और डॉक्टर हितेश वाजपेयी यानी बीजेपी के खाटी कार्यकर्ता के लिए भी, जिससे आप दोनों को साध सकें। और ये मैसेजिंग बहुत साफ होनी चाहिए कि आप जिन लोगों को बाहर से लेकर आए हैं, उनकी किस तरह की और कैसी भूमिकाएं आगे होंगी, क्योंकि ये सवाल भविष्य में पूछा जाएगा कि क्या हम लोग जो मूल रूप से बीजेपी के डीएनए के नहीं हैं, क्या हम लोग उन बड़े पदों पर भी पहुंच सकते हैं जिनमें अभी तक ऐसी पारंपरिक बीजेपी की छवि है कि वहां पर बीजेपी के मूल डीएनए का व्यक्ति ही सुशोभित होता रहा है। ये सवाल पूछे जाएंगे, और बीजेपी इनको अभी दाएं बाएं नहीं कर सकती। आपको अभी आंख से आंख मिलाकर इन सवालों से रूबरू होना होगा, क्योंकि ये सम्मिश्रण या ये जो मिलन है, ये मिलन मुकम्मल तभी होगा जब आप एक इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर इस सोच में कहीं ना कहीं एक पावर की ग्रीड होगी, सत्ता में आने की एक जल्दबाजी होगी, तो ऐसे प्रयोग आगे जाकर, माफ कीजिएगा, डिजास्टर भी साबित हो सकते हैं। इससे बीजेपी को संभल कर चलना होगा।